देखो अभिक्रिया का वेग समझ में आ गया था ना। इसके बाद ना अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो दो तरह का पड़ते हैं यहाँ पर। अभिक्रिया के वेग ना दो तरह के पड़ते हैं। पहला जो होता है औसत वेग, चाहे वेग बोलो या दर बोलो, औसत वेग या दर, औसत वेग या फिर दर। और जो दूसरा होता है वो होता है तात्क्षणिक वेग। क्या होता है? तात्क्षणिक औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। यार तात्क्षणिक वेग दो होते हैं, ठीक है। देखो औसत वेग जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब इनिशियल में कितना था, अब देखो जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे ये है रिएक्शन, जैसे चलो यहाँ पे ले ले, चलो एक रिएक्शन नहीं ले रहे, एक है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो शुरुआत में टाइम जीरो पर इसका कंसंट्रेशन मान लो रहा था, इसका था R, ठीक है, या R से लिख लो, या R, हाँ R या A लिख देते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था? इसका A था। और टाइम T पर इसका जो कंसंट्रेशन हुआ A नॉट, कितना हो गया? A नॉट, ठीक है। तो औसत वेग जो होगा वो डिपेंड करता है, मतलब टाइम इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन के ऊपर मैटर करेगा। तो जो औसत वेग इसका लिखेंगे तो एवरेज रेट, तो इसको मैं सिंबल क्या लिखते हैं? आर एवरेज। क्या? आर एवरेज। तो आर एवरेज जो होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। वैसे रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं ना, तो आगे माइनस लगा दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक। समझ आ नहीं आया? तो आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? आर एवरेज बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय, इसको क्या लिखोगे? डेल्टा टी लिख सकते हो ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एवरेज रेट को। समझ आ नहीं आया? अब ये क्योंकि देखो कल जब डेरिवेशन करवाए थे तो याद होगा ना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटता है, तो वो सिंबल बताता है कि रेट क्या हो रहा है? घट रहा है, रिएक्टेंट का है। ये क्या बताएगा? माइनस प्लस की रेट क्या है? रेट के किसका है? रिएक्टेंट का है, वो प्रोडक्ट का नहीं है। दोनों बराबर होते हैं। वैसे भी रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी चाल निगेटिव हुई है? चाहे आदमी वो आगे जाएगा तब भी चाल होगी, पीछे जाएगा तब भी चाल होगी। माइनस में कभी नहीं होता, चलेगा ना कुछ न कुछ। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान पीछे चले, मतलब फ्यूचर पास्ट टेंस में जाए? ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है। समझ आया? तो चाल निगेटिव में कब आएगी? जब कोई फ्यूचर से या प्रेजेंट से किस में जाए? पास्ट में जाएगा तब होगा। ऐसा कभी होता नहीं है। तो एवरेज रेट समझ जाना है क्या होता है? एवरेज जो होता है वो क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल, मतलब कि प्रारंभिक जो भी है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन और अंतिम कंसंट्रेशन, और प्रारंभिक टाइम और अंतिम टाइम, ठीक। लेकिन ये जो तात्क्षणिक वेग होता है ये किसी क्षण के लिए है। किसी क्षण मतलब जैसे रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे इनिशियल नहीं लिया गया, ना ही फाइनल, बीच में पूछ लिया गया कितने बज के इतने मिनट पर कितना वेग है, ठीक है। तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण, उस टाइम जो वेग क्या होगा? निकाला जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक वेग कहेंगे। अब तात्क्षणिक वेग के लिए थोड़ा सा बस चेंज करना है। क्या? ये जहां पे आर एवरेज है वहां पे क्या लिख दो? आर इंस्टेंटेनियस। इंस मतलब आई मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक वेग। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा? जो डेल्टा लिखते हो वही क्या हो जाएगा? डी से रिप्रेजेंट, डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी। अब डी को जानते हो ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन वैल्यू है ना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अरे यार डिफरेंशिएशन में तो है, तो इंटीग्रेट करोगे ना। तो ये होता, बस फर्क कितना होता? औसत वेग में, औसत वेग को सीधी सी बात है उसको डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक। और तात्क्षणिक वेग को किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं, ठीक। इसको नोट कर जल्दी से। चलो हो गया ना। चलो इसकी डिफिनेशन लिख लो पहले। औसत वेग की डिफिनेशन लिखो। देखो एकांक समय में
एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है, अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। दोनों एक ही चीजें हैं यार, औसत दर लिखो या फिर औसत वेग लिखो। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, तो ये लिख लो, आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाई डेल्टा टी। लिख लो, फिर से लिख लो ना, क्या लिखा, इसके नीचे लिखो अभी, यहाँ ये इतना बस केवल। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखो, तात्क्षणिक वेग। लिखो अभिक्रिया के दौरान, तात्क्षणिक वेग लिखो, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय, किसी निश्चित समय स्मॉल टी, किसी निश्चित समय स्मॉल टी पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, लिख लो तात्क्षणिक वेग इक्वल टू क्या, ये लिख लो, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी, ये वाला लिखो। चलो यहां तक क्लियर हुआ ना। अब लिखो हेडिंग क्या, अभिक्रिया वेग की इकाई, मतलब इसका यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग की इकाई, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालोगे, तो देखो इधर रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी। ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन क्या है, माइनस डी, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, सांद्रता ना, बोलो इसकी यूनिट क्या होती है, जो भी यहाँ लिया जाएगा कोई भी सब्सटेंस है तो उसका देखो ये सिंबल क्या बताता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सांद्रता। ठीक है, डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, समय। ठीक है ना, और सांद्रता की यूनिट जनरली क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर, और डिवाइड बाई क्या होता है, समय, समय का क्या होता है, सेकंड, तो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब जरूरी नहीं कि मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल तो रहेगा, लीटर भी रहेगा, लेकिन इस सेकंड को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ये सेकंड जो मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, समझ आई नहीं आया, तो यहाँ पे ये टाइम को चेंज कर सकते हो। ठीक, कंसंट्रेशन ये जो होगा सांद्रता मोल पर लीटर ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड है, सेकंड को किसमें करो, कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट में भी और आवर में। ठीक है ना, अगर सेकंड से किसमें मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड ये करते हैं ना, और आवर में जाना है तो 36,000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, समझ नहीं आया। ठीक, 3600 से क्या करोगे, डिवाइड अगर आवर में निकालो, नोट करो इसे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
अभिक्रिया वेग का समीकरण लिखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत, जब भी कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे वहां पे ये चीज पहले, ये काम पहले करना पड़ेगा, ठीक। अभिक्रिया वेग का समीकरण बनाना, समीकरण कैसे लिखते हैं? चलो जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, मान लो ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी इक्वल टू सी कैपिटल सी, मान लेते हैं एक रिएक्शन है, ठीक है। तो अभिक्रिया का जो रेट जानते हो सबका बराबर होगा ना, अभी एक में निकाले थे, वैसे सबका रेट क्या होता है, हमेशा बराबर। लेकिन जो रिएक्टेंट होते हैं वो उसके लिए साइन का यूज करते हैं माइनस का, ठीक। प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन का। तो देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो चाहे एवरेज निकाल रहे हो या फिर इंस्टेंटेनियस, केवल बस ये सिंबल का फर्क रहेगा बस, ठीक है, चाहे जो लिखो उससे नहीं मतलब है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ। लेकिन यहाँ एक चीज और, ये देखो कोफिशिएंट है आगे, क्या है ये, कोफिशिएंट है। तो ये कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, -1/, में नीचे चला जाएगा। तो कोफिशिएंट जो होगा -1/a डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टी, डी टी, चलो क्या हो जाएगा, डी टी। सेम रेट इसका होगा, बस ये कोफिशिएंट चेंज होगा, क्या, -1/b डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्लस में रहेगा 1/c डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी। समझ आया नहीं आया? तो ये ऐसे लिखते हैं, ठीक। ये एग्जांपल है, जैसे एक और इसे इसको ना करके दिखाओ तो, ये है H2 प्लस N2 गिव्स NH3, इसका लिखो, इसका रेट इक्वेशन लिखो। आ जाओ, देखो देखो, तो जैसे अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखा है, ठीक है ना, तो इसको करने से पहले ना रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करते हैं, चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं तो -d कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ किसका, NH3, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी टी। ये लिखे हो, तो अगर ये लिखा है बस हो गया। हाँ, बस रेट इक्वेशन लिखना। अब इसको लिखना आएगा तभी देखो ये सवालें करनी है, पहले इसको करके दिखाओ, ऊपर वाला हो गया है। चलो, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/N1 डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी, इसका क्या हो जाएगा, -1/N2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू 1/M1 डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी इक्वल टू 1/N2 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। निखिल लिख रहे हो, आ रहा है निखिल, समझ में आ रहा है, कर लेते हो, खुद से कर रहे हो, देख के कर रहे हो? हाँ, ये भी करो, ये वाले सब, इसको लिख के दिखाओ, ये वाला। नहीं, जो है वही लिखो। चलो देखो, इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे रेट इक्वल टू, चलो बोलो तुम, उसमें देख के नहीं, ऐसे बोलो, यहाँ पे देखो, इधर देखो, उधर कुछ बंद करो। हाँ बोलो, क्या लिखे, -d, गलत बोल रहे हो, इसका मतलब आया नहीं समझ में भी। अब बताओ, चलो 1/2 डी कंसंट्रेशन NO2 बाई डी टी, इसको बोलो। हाँ, इसका रहेगा 2 डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई डी टी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका रेशियो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रेशियो क्यों लेते हैं, समझ आता है ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये पता है किसी को? ये जो आगे कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आगे लगा होता है मोल में, ठीक है, इसका बोलते हैं इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो n1 n2 है, ये जो a2 है, ये हाफ है, ये हमेशा डिवाइड में क्यों जाता है बोलो? हाँ, ऐसा क्यों होता है ऐसा? तो देखो एग्जांपल ये भी लिए थे ना, एक n2 प्लस h2 गिव्स NH3। इसको बैलेंस करने पे यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 आया था ना। तो देखो ये जो नाइट्रोजन गैस है, जितने समय में नाइट्रोजन गैस के 1 मोल खत्म होते हैं उतने समय में 3 मोल खत्म हो जाता है। तो इसके अगर इसको 1 मोल लेते तब ये कितना खत्म होता? 1/3। समझ आई नहीं? तो यहाँ जो चीजें ली जाती है मतलब वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में होती है। समझ आया? अगर इसको 1 मोल करना है तो इसको 1 मोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आई नहीं आया? ये चीजें इसीलिए ऐसा करते हैं। तो चलो यहां तक हो गई चीजें। इसका लिख लिए, इसका क्या होता है? रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी। ठीक, चलो ये करना है, क्यों? इसको ट्राई करो। अब क्रिया 2a प्लस बी गिव्स 3c में समय t पर c के निर्माण की दर यानी कि c के बनने का रेट जो है, इसके बनने का जो रेट है वो 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तब इस समय पर नंबर 1 अब क्रिया की दर ज्ञात करो और a के विघटन की दर मतलब a के खत्म होने की दर, a की सांद्रता के घटने की दर ज्ञात करना है। 2 के रेट निकालने हैं, नहीं c का दिया है, a का निकालना है और साथ में अभिक्रिया की दर भी ज्ञात करनी है। तो 2 चीजें निकालनी है, करो फटाक से। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये देखो इसको करने से पहले ये रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक, रिएक्शन क्या है? 2a प्लस बी गिव्स 3c। ठीक है, अब ना इसका पहले रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी। ठीक, ये है। अब इसमें ना कुछ दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है? टी पर सी के बनने की दर। देखो इधर ध्यान दो, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर मतलब बन रहा है, मतलब हो जाएगा प्लस में डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी। सी के बनने की दर ये होगी ना, क्योंकि बन रहा है तो प्लस में होगा और अगर टूट रहा है तो माइनस में। तो सी के बनने की दर क्या हो जाएगा? डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी इक्वल टू कितना है? 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, ये गिवन है। तब इस अभिक्रिया पर अभिक्रिया की दर ज्ञात करो। तो अभिक्रिया की दर ये है, ये क्या है? रेट इक्वल टू, ये अभिक्रिया के रेट है। रेट इक्वल टू कहाँ है? ये चीज जो मिल जाए, ये देखो यहाँ मिल गया ना, ये सब इक्वल है ना, तो इन दोनों को छोड़ दे रहा हूँ, केवल मैं ये ले रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है? वो 1/3 डी कंसंट्रेशन डी बाई डी टी। अब देखो इतने की वैल्यू मुझे पता है, वहां पे गिवन है, तो क्या लिख सकते हो? वैल्यू यही रख दो। तो 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4 ठीक मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसी को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? ये लगभग कितना जाएगा? 0.4 ना, और उसके बाद 3 लगभग जाएगा ना, तो इतना 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया अभिक्रिया की दर। फिर कह रहा है ए के विघटन की दर निकालो। तो ए का विघटन मतलब वो माइनस में आएगा, यानी कि माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी, एक ये निकालना है। ठीक, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन पता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है देखो इसके, तो ये वाला यही इतना ले लो फिर से। ठीक, अगर ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू क्या है? -1/2 और डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी। ये रेट तो मिल गया है, इतना आया है ना, तो 0.34 इंटू 10⁻⁻ कितना? -4 इक्वल टू ये हो जाएगा -1/2 और डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी। तो इतना, यही हमको इतना निकालना है ना,
इसको इधर लेके आओ तो 2 इधर आएगा, इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 0.68 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी, ये निकालना था, इसकी वैल्यू आ गई ये। समझ आई नहीं आया तो ये क्वेश्चन इसको कर लेना, ठीक है ना।